हे गाइस, सो चालू करते हैं आज के लेक्चर को। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो इस चैप्टर में मैंने रैंडमली कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं, वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट बिफोर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एक्चुअली कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि न्यूमेरिकल्स होते क्यों है, न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमें फ़ायदा क्या मिलेगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कौन सी तकनीकें हम अपनाएंगे तो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होगा। तो चलो चालू करते हैं कि ये न्यूमेरिकल पार्ट एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले पार्ट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट के हमने जाना कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या। तो फिजिक्स से क्या गेन होता है, तो वो है रीजनिंग एटीट्यूड। कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उसके लिए हमारे अंदर रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व करके हम रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करने वाले हैं। और ये देखो, ये जो थ्योरी पार्ट में जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उस पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता, हम प्रैक्टिकल जी रहे होते हैं और प्रॉब्लम्स भी इससे अलग किस्म के होते हैं। स्टिल वी कैन अप्लाई दिस टेक्निक्स टू अवर प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स बिकॉज अल्टीमेटली एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, तो वो एटीट्यूड मिलने वाला है। और बहुत बच्चों की ये परेशानी होती है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाए या तो फिर न्यूमेरिकल्स होते क्यों है। पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी पार्ट है। इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा अलग अप्रोच अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। यदि आप वो अप्रोच डेवलप कर पाते हैं तो कौन सा भी न्यूमेरिकल रहने दो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले। वो टिप्स ये रहेगी कि एग्जैक्टली जो गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो समझो, उसमें क्या बताया करने के लिए। इफ इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इट हैज़ बीन क्लियरली मेंशन्ड वन फिजिकल क्वांटिटी यू नीड टू कैलकुलेट, देन वो फिजिकल क्वांटिटी का जो कुछ भी फॉर्मूला है वो सीधे सीधे अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक प्रॉब्लम इतना सीधा साधा नहीं होता कि एक फॉर्मूला लगा दिया और आंसर निकल गया। यू नो, यू हैव टू गो फॉर मल्टीपल फार्मूले, यू हैव टू अप्लाई सम कॉन्सेप्ट्स, और 2-3 कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे 2-3 फार्मूले के साथ लगाया तो तीसरा एक फार्मूला मिल जाएगा और तीसरे फार्मूले से एक्चुअल हमारा आंसर निकल के आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि थ्योरेटिकल पार्ट या तो फिर कॉन्सेप्चुअल पार्ट एकदम क्लियर करो, उसके बाद में प्रॉब्लम्स को जाओ और सिंपल प्रॉब्लम से शुरुआत करो। सिंपल प्रॉब्लम यदि सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है तो आप चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट पहले क्लियर करो, थ्योरेटिकल पार्ट में कोई दिक्कत है तो फिर एक बार पढ़ो, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद वो जो कुछ भी फार्मूला निकल के आ रहा है उसको अप्लाई करके देखो सिंपल प्रॉब्लम्स में, और उस फार्मूले को कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम में दूसरे किसी फार्मूले के साथ जोड़ के एक तीसरा फार्मूला तैयार करने का एक कसब है वो भी डेवलप हो जाएगा और आप कौन सा भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो और भी कई टिप्स देना चाहता हूँ लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान ही मैं देना चाहूँगा। सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। व्हेन प्लैनेट जुपिटर इज एट ए डिस्टेंस 8 to 4.7 million kilometers from Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 seconds of arc. Calculate the diameter of the Jupiter. Okay guys, so सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका गिवन डेटा हम लिख लेंगे। यहाँ पे गिवन डेटा एक्चुअली क्या क्या है वो देख लेंगे हम। पहला गिवन डेटा क्या है ये क्लियरली मेंशन किया है, एकदम बेसिक प्रॉब्लम है। देखो यहाँ डिस्टेंस ऑफ 827 मिलियन किलोमीटर्स, इट मीन्स व्हाट। प्रॉब्लम समझने से पहले एक छोटा सा फिगर निकालेंगे हम। ये है समझो अपना जुपिटर प्लैनेट, ये उसके 2 पॉइंट्स है और ये हमारी है अर्थ। ये अर्थ का एक पॉइंट लिया हमने और ये 2 पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए और फिर ये 2 पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे हम, तो ये बन गया एक फिगर। देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल बन गया थीटा, उसको बोलेंगे हम पैरेलैक्स एंगल।
पैरेलैक्स एंगल। ये जो डिस्टेंस बताया है 824.7 मिलियन किलोमीटर, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर प्लैनेट एंड अर्थ, दैट इज 824.7 मिलियन किलोमीटर। इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 24.7 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 824.7 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻³ मीटर्स। सो ऑफ कोर्स इट विल बिकम 824.7 इंटू 10⁹ meter. So that is what the distance between Jupiter and Earth. This is nothing but the capital D. Now next, its angular diameter is measured to be 35.72 seconds. It means what? This is the diameter of the Jupiter, and इस diameter ने अर्थ के ऊपर के एक पॉइंट के साथ थीटा इतना एंगल बनाया है, और ये एंगल क्या है? 35.72 seconds. First of all, we need to convert this angle into our standard SI unit. So what is standard SI unit of angle? Standard SI unit of angle is radian. So first of all, we will convert this into degrees and then we will convert it into radians. So theta is equal to 35.72 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया मिनट, और एक 60 लेंगे हम, ये हो गया डिग्रीज। ये इतना डिग्री हो गया, इनटू रेडियन में करना है तो पाई अपॉन 180, ये हो गया हमारा रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू, लेट मी कैलकुलेट दिस। एक्चुअली ये कैलकुलेशंस करने के लिए फिलहाल तो मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, लेकिन ये सॉल्व करना है आपको, सीधा मल्टीप्लिकेशन करोगे आप यहाँ पे, और सीधे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से सॉल्व नहीं हो रहा, आप क्या कर सकते हो? लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो। इस लेक्चर में तो मैं लॉग टेबल के बारे में बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन यदि आप चाहते हो कि लॉग टेबल कैसे यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली मैं एक लेक्चर बना दूंगा उसके ऊपर। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उसके ऊपर हमें लेक्चर चाहिए। ओके, सो फिलहाल मैं ये कैलकुलेट करता हूँ। ये आता है 35.72 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 इंटू 180, ये आता है 1.7308 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ओके, ये आ गया हमारा एंगुलर डायमीटर ऑफ द जुपिटर प्लैनेट ऑन द वन पॉइंट ऑफ द अर्थ। तो ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसका डायमीटर। तो हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला है, हमने पैरेलैक्स मेथड में देखा है। फॉर्मूला क्या है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे ये डी जो है रेडियस जैसा एक्ट कर रहा है, और ये डी जो है एक आर्क जैसा एक्ट कर रहा है। इसकी वजह से ये फॉर्मूला मिलता है हमें, और सीधे तौर पे हम लिख देंगे डी इज इक्वल टू थीटा इंटू डी। सो वी विल कीप द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड डी, so that we will get 1.7308 into 10⁻⁴ into 824.7 into 10⁹. So the value of D will be, let me calculate this, 1.7308 into 10⁻⁴ into 824.7 into 10⁹. सो ये वैल्यू आती है 142745388.5। तो ये हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के सेंस में लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1.4 into 10⁸ मीटर is the diameter of Jupiter.
ओके, सो दैट इज़ वॉट यूर फाइनल आंसर। और थोड़ा एक्यूरेटली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 1.42745 इंटू 10⁸ मीटर। ये लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इससे। ये जो फाइनल वैल्यू मैंने लिखी है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के नज़रिए से लिखी है। आप ये लिख देंगे तो भी चलेगा, ये लिख देंगे तो भी चलेगा। Okay, so that is what the solution of our first problem. Let's go towards our second problem. कौन सा भी प्रॉब्लम रहने दो, सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कम से कम 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ेंगे तो आपको एक क्लियर होगा कि क्या फाइंड आउट करने के लिए बताया है, और आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे उसमें से आपको कुछ चीज़ें याद आने लगेगी कि हाँ ये फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, या तो फिर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो सकता है। आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगी कि हाँ ये प्रॉब्लम हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो लेट अस गो फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। लेट अस राइट फर्स्ट गिवन डेटा। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी दी है एक, वो क्वांटिटी क्या है, L इंटू द ब्रैकेट L अपॉन G, एंड वेयर L इज नथिंग बट लेंथ, ओके, एंड G इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने कि डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे P। ओके, ये फिजिकल क्वांटिटी है P, हमें P इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालने हैं। यहाँ पे और एक बात लिख सकते हैं आप, टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ P। सब बातें मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, आप एग्जाम में एकदम क्लियरली लिख सकते हैं ये चीज़ें। और सॉल्यूशन, ओके, तो क्या करना पड़ेगा, ये आप देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी एकदम क्लियर है, लेंथ है, अंदर भी लेंथ है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है। तो क्या करना पड़ेगा, तो डायमेंशंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना ज़रूरी है, डायमेंशंस निकालने के लिए हमें पता होना ज़रूरी है कि उसके यूनिट्स क्या है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स निकालेंगे। यूनिट ऑफ P नथिंग बट, ये देखो यहाँ पे लेंथ की जगह पे मीटर लिखने वाला हूँ, लेंथ आएगी मीटर में, अंडर स्क्वायर रूट यहाँ पे भी मीटर, और यहाँ आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो और सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, इस यूनिट को, तो आएगा मीटर इनटू द ब्रैकेट, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, अंदर रहेगा सिर्फ सेकेंड स्क्वायर। तो मैं और सिंप्लीफाइड तरीके से लिख देता हूँ मीटर इनटू सेकेंड, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर का अंडर रूट आएगा सेकेंड, तो P के यूनिट बन गए मीटर इनटू सेकेंड। सो ऑफ कोर्स इसके डायमेंशंस आएंगे, डायमेंशंस ऑफ P नथिंग बट डायमेंशंस ऑफ M L1 M0 T0 इनटू डायमेंशंस ऑफ S L0 M0 T1। ओके, तो क्या किया है मैंने यहाँ पे, आपको समझ में आ सकता है। ये मीटर नथिंग बट लेंथ है, यहाँ पे लेंथ रेज़ टू 1 आएगा। S नथिंग बट सेकेंड है, सेकेंड ये जो यूनिट है टाइम का, यहाँ पे T रेज़ टू 1 आएगा। मीटर के लिए सिर्फ लेंथ का पावर आएगा, बाकी 2 पावर 0, और इस सेकेंड के लिए सिर्फ टाइम का पावर आएगा 1, बाकी के पावर्स 0। यहाँ पे और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको इसके यूनिट्स पता होने चाहिए, किसके, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, लेंथ के और इस लेंथ के। लेंथ का यूनिट तो इजी है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट आपको पता होना ज़रूरी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यदि पता होगा तो बहुत ही इजीली हम ये डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ P नथिंग बट L रेज़ टू 1 M रेज़ टू 0 एंड T रेज़ टू 1। क्योंकि क्या किया मैंने यहाँ पे, L और L ये दोनों है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में पावर को हम ऐड करते हैं, तो 1 + 0 आ जाएगा 1,
यहाँ पे तो कुछ पावर है ही नहीं m की, और t की पावर यहाँ पे 0 है, 0 + 1 इज नथिंग बट t⁻1। देयरफॉर dimensions of L into the bracket L/G are nothing but this. So this is what our final answer. Okay guys, so let's go towards our third problem. Okay, let's read the problem first very carefully. If the measured values of two quantities are a plus minus delta a and b plus minus delta b, comma delta a and delta b being the mean absolute errors, what is the maximum possible error in a plus b? If z is equal to a upon b, then show that delta z upon z equal to delta a upon a plus delta b upon b. हमने थ्योरी पार्ट में देखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन समेशन डिफरेंस ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, और एक और कॉन्सेप्ट देखा था हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन पावर्स और इंडेक्स। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन पावर और इंडेक्स का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एरर क्या होगी, a प्लस माइनस b का केस क्या होगा। हमने थ्योरी पार्ट में a प्लस b का तो देखा है, यहाँ पे हम देखेंगे a माइनस b का केस। ओके, तो a की वैल्यू क्या दी है, a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b की वैल्यू क्या दी है, b इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b, और सपोज z इज इक्वल टू z प्लस माइनस। ओके, क्योंकि क्या है कि ये z जो है हम एज्यूम करने वाले हैं कि इट इज a माइनस b, और as there are errors in a and b, there would be error in z also. So let's put all this value in this equation. So z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a minus b plus minus डेल्टा बी। यहाँ पे माइनस साइन है, इस वजह से अंदर के साइंस चेंज होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस डेल्टा b। देखो इस माइनस साइन की, ये माइनस साइन की वजह से अंदर के साइंस चेंज हो गए, ये प्लस की जगह पे माइनस आया और माइनस की जगह पे प्लस आया। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ये a और b हम पहले लिख देंगे, a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। ओके गाइज, तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ में आया है। व्हाट वुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप वुड बी z प्लस माइनस delta z is equal to, what is this a minus b? A minus b is nothing but this z. So let's put value of a minus b as z over here plus minus delta a minus plus delta b. तो ये z on right hand side and z on left hand side will get cancelled, and here simply you will get plus minus delta z is equal to प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ओके गाइस, सो ये हमें इक्वेशन मिलता है एट द एंड, और इस इक्वेशन में हमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। क्या पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी कि ये डेल्टा जेड होगा क्या। इस डेल्टा जेड की कौन सी चार पॉसिबिलिटीज़ होगी? प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दैट वुड बी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी वुड बी डेल्टा a minus delta b. Third possibility would be minus delta a plus delta b, और फोर्थ पॉसिबिलिटी होगी माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। तो ये चार
पॉसिबिलिटीज निकल के आई है और हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर. सो यू कैन सी ओवर हियर दैट व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑकर्ड इन subtraction of two physical quantities. So this is the maximum possible error, and let us write delta z is equal to delta a plus delta b. So you can observe over here that the maximum possible error in case of summation as well as in case of subtraction are same. Okay, so that is what combination of error in case of subtraction. Okay guys, let's go towards our second part of this solution. हमें क्या शो करना है, what we have to show, if z is equal to a upon b, then we have to show that delta z upon z is equal to delta a upon a plus डेल्टा बी अपॉन बी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के केस में भी सेम ही फॉर्मूला था और डिवीजन के केस में भी हमें सेम ही फॉर्मूला शो करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट वैल्यूज ऑफ ए. ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड जेड वुड बी जेड प्लस माइनस delta z. Okay guys, so let us put all these values in this equation. So what would be the equation? Z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a divided by b plus minus delta b. ये हमें इक्वेशन मिलता है. इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, what we have to do to solve this, we have to divide left hand side as well as right hand side by z. तो क्या आएगा, z plus minus delta z upon z is equal to a plus minus delta a ओके. यहाँ से ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हमें एक काम करना है, z कॉमन निकालना है इस लेफ्ट हैंड साइड से. तो क्या रहेगा अंदर ब्रैकेट में, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z, एंड on the right hand also we have to do the same thing to numerator as well as denominator. So numerator, in numerator we will take a as common. So what will remain in the bracket, a into the bracket 1 plus delta a upon a, and what will happen at the denominator, b into the bracket 1 plus डेल्टा b अपॉन b. तो क्या किया है यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, मैंने यहाँ से z कॉमन निकाला तो यहाँ पे z से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे a और b के साथ भी सेम किया है. तो लेट मी राइट नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू a अपॉन b इंटू ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. ओके गाइज, तो एक बात देख सकते हैं आप, ये z इज इक्वल टू वॉट, a अपॉन b. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को z है, यहाँ पे a अपॉन b है. इस a अपॉन b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीधे तौर पे z लिख सकते हैं, और ये z कैंसिल हो जाएगा. अल्टीमेटली हमारा इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगा हमारा, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z
इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस है, ओके ये प्लस माइनस है, z 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b है। एक्चुअली ये बात हम यहाँ पे हमें समझनी है, वो बात ये है कि डेल्टा b जो है वो है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन b, वो बहुत ही छोटी होती है, यानी कि डेल्टा b इज लेस देन, वेरी लेस देन b, दैट इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज डेल्टा b अपॉन b, ये जो रेशियो है वो बहुत ही कम आएगा एंड दैट रेशियो कुड बी रिटन एज वेरी लेस देन 1। सो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम सीधे तौर पे ऊपर न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a into another bracket 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। मैंने क्या किया है, ये डेल्टा b अपॉन b, ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ही कम है 1 से, क्योंकि ये डेल्टा b बहुत ही कम है b से, दैट इज़ वाई ये जो रेशियो आएगा बहुत ही छोटा आएगा। और ये जो टोटल वैल्यू है इसका नियर बाय वैल्यू 1 ही आएगा, और 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब वही रहता है। इसका मतलब क्या करेंगे हम, ये सीधा ऊपर ले जाएंगे तो ये आउटकम मिलेगा, और ये एक बार यदि मिल जाता है हमें तो क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 इज डेल्टा a अपॉन a, और ये प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। ये हमने देखा है कि ये जो वैल्यू है वो बहुत ही कम आती है और नियरली इक्वल टू क्या होती है, वो 0 होती है, दैट्स वाई वी कैन सिंपली निगलेक्ट इट। सो हमारा आउटकम क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a पहले लिख देंगे हम, और बाद में लिख देंगे प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो ये जो 1 है विच प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड, सो वी कैन सिंपली कैंसिल इट, एंड व्हाट विल बी आवर आउटकम, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेम पॉसिबिलिटीज़ आई है, सेम इक्वेशन आया है जो इक्वेशन हमारा प्रोडक्ट के केस में आया था, और यहाँ पे हम और 4 पॉसिबिलिटीज़ निकाल के ला सकते हैं इसमें से, और विच पॉसिबिलिटी विल गिव अस मैक्सिमम एरर, दैट पॉसिबिलिटी वुड बी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस delta b upon b. So this possibility will give us maximum error. So that is what we have to show. In this way we have showed in case of division, in the case of division maximum possible error is this one. Right guys, let's move to our next problem. Let's read our problem first. An electron with charge E enters a uniform magnetic field B bar with a velocity V bar. The velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge E is given by F bar in mod equal to BeV. Obtain the dimensions of B bar. तो सबसे पहली बात, ये F bar क्या है, ये फोर्स है, और ये मॉड में क्यों लिया है, ये जो 2 लाइन्स है मैंने इसके पहले सेशन में भी बता दिया था इसका मीनिंग होता है कि ऑलवेज वी आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव वैल्यू आउट ऑफ इट। यदि ये निगेटिव भी आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, क्योंकि फोर्स कभी निगेटिव होगा नहीं। ओके गाइज, तो हर एक
फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग जानते हैं। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज, वो चार्ज E। व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज बेसिकली करंट इनटू टाइम। सो चार्ज का यूनिट क्या होगा? एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वांटिटी है B। व्हाट इज दिस B? B इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड। उसके डायमेंशंस हमें निकालने हैं। बाद में आती है क्वांटिटी V। यू नो दैट V इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है F। व्हाट इज दिस F? F इज द फोर्स, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन। न्यूटन का मतलब क्या? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हाइपन। ओके, ध्यान में रखो, हमने यूनिट प्रेजेंट करने के कन्वेंशंस में देखा है कि हाइपन होना चाहिए या तो फिर स्पेस होना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने ये हाइपन दिया है। ओके, तो ये सब गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ है और हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस निकालने हैं। ओके गाइस, सो लेट अस गो फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। आवर गिवन इक्वेशन इज F बार इज इक्वल टू BeV, B बार और V बार। मैं सिंपली ये इक्वेशन को लिख दूंगा, F इज इक्वल टू BeV, B इज इक्वल टू F अपॉन EV। ओके गाइस, सो व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ B? डायमेंशंस ऑफ B is equal to dimensions of F divided by dimensions of charge into dimensions of velocity। यहाँ पे L, M और T लिखेंगे, यहाँ पे L, M, T और I लिखेंगे, यहाँ पे L, M और T लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे I क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज में करंट आता है, और करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। यदि करंट एग्जिस्ट करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, तो उसके डायमेंशंस में हमें I लिखना पड़ता है। ओके, सो डायमेंशंस ऑफ B इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं हर एक के डायमेंशंस। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये है F। F के डायमेंशंस क्या होंगे? kg इज नथिंग बट मास, मास एक है। ओके, kg इज नथिंग बट मास, तो मास का डायमेंशंस, मास का पावर रेस करेंगे 1 से। ये मीटर, मीटर नथिंग बट व्हाट? लेंथ, लेंथ का पावर रेस करेंगे 1 से। ये सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट टाइम, और ये है डिनोमिनेटर को, तो ये ऊपर आके s⁻² हो जाएगा। तो सीधे तौर पे हम यहाँ पे -2 लिख देंगे। ये डायमेंशंस है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। हमने यहाँ पे उसके यूनिट्स लिख दिए हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। लेंथ है नहीं तो L⁻0, मास भी है नहीं, मास ⁻0। टाइम है, ओके, सो S नथिंग बट T⁻1, और करंट भी है, इस वजह से I⁻1। ओके, मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ ये, एक सेकेंड। L, M, T and I। ओके, L⁻0, M⁻0, T⁻1 एंड I⁻1। ये हो गया हमारा चार्ज का। हम आगे लिखना चाहते हैं डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है? वेलोसिटी का यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे लेंथ है और टाइम है -1 और मास है 0। ओके, सो ये बन गए डायमेंशंस ऑफ B। लेकिन इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। L⁻1, M1, T⁻1, न्यूमरेटर एज इट इज। लेट अस राइट डिनोमिनेटर L, M, T एंड I। तो देखो, बेस सेम, पावर की एडिशन, L⁻1, बेस सेम पावर की एडिशन, ये तो 0 ही है। बेस सेम पावर की एडिशन, ये देखो 1 + -1 मतलब 1 - 1 और T⁻0 हो जाएगा।
आई, यहाँ पे आई है ही नहीं तो सीधा 1। तो डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे है डिवीजन, बेस सेम है, पावर का सब्सट्रैक्शन l⁻⁴, ओके, मास 1 है, 0 है तो m⁻⁴, यहाँ पे t⁻⁻2 और 0 है ये तो t⁻⁻2 ही आएगा, और यहाँ पे i⁻, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये है हमारे डायमेंशंस ऑफ बी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप गाइस कि ये आपको क्लियर है। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी पार्ट यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है, थ्योरी पार्ट हो, प्रॉब्लम में कुछ हो और दूसरा कोई प्रॉब्लम हो, आप नीचे मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं 100% ट्राई करूँगा आपको आंसर देने का। Right guys, so we are here at our problem number 5. Let's read the problem first. V is equal to AT plus B upon T plus C plus V0 is dimensionally valid equation. Obtain the dimensional formula for A, B and C, where V is the velocity, T is the time and V0 is the initial velocity. Okay, so first of all, let's apply a few concepts from our theory over here. You can see here is the velocity on left hand side. It means what? Velocity, the unit of velocity will be equal to unit of all the terms present over here. Am I right? So unit of velocity will be equal to unit of AT, unit of B upon T plus C and unit of V0. So और एक कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट ये है कि कौन से 2 टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसके यूनिट्स और डायमेंशन सेम हो, वही टर्म्स हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोनों भी केस में हमें क्या मिल रहा है, दोनों ही केस में व्हाट इज आवर कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट कि यूनिट ऑफ दिस टर्म AT, यूनिट ऑफ दिस टर्म B अपॉन T plus C and unit of this V0 is exactly same as unit of V. So therefore first of all find unit of V. Unit of V is equal to meter per second. Therefore dimensions of V is equal to what? l⁻⁴, m⁻⁴ and t⁻⁻1. Okay, so guys, simply we can say dimensions of AT are also same like this. It means dimensions of AT equal to l⁻⁴, m⁻⁴ and t⁻⁻1. Therefore dimensions of A equal to these dimensions divided by dimensions of this T. So dimensions of T are what? l⁻⁴, m⁻⁴ and t⁻⁻1. Okay, so dimensions of A is equal to, क्या करेंगे हम यहाँ पे, as these same fundamental quantities in division with each other, they are dividing each other, so of course we will subtract their powers. So l⁻⁴ minus 0 is 1, m⁻⁴ minus 0 is 0 and t⁻⁻1, यहाँ पे +1 है, -1 नहीं होना चाहिए. Let me erase that. Okay, ये है -1 इसका मतलब -2. Okay, so dimensions of A is what? Dimensions of A is what? l⁻⁴, m⁻⁴ and t⁻⁻2. Let's go for finding out dimensions of B and C. Dimensions of B upon T plus C equal to what? Same as the dimensions of this velocity. It means l⁻⁴, m⁻⁴ and t⁻⁻1. यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं कि नीचे है T plus C. T plus C का मतलब क्या है कि हम टाइम
और कौन सी तो फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? वो टाइम ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के शुरुआत में डिस्कस किया था कि वहाँ पे दो केसेस होंगे, एक तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस सेम होंगे, या और दूसरी केस क्या है कि हर एक टर्म के डायमेंशन सेम होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये टाइम और ये सी नथिंग बट दी सेम क्वांटिटीज, नथिंग बट दी टाइम। इट मीन्स व्हाट? dimensions of C nothing but L raised to 0, M raised to 0 and T raised to 1. Okay, so these are what the dimensions of C. And last we need to find out dimensions of B. Dimensions of B divided by dimensions of T plus C. You need to understand what is this T plus C. T plus C के dimensions क्या है? L raised to 0, M raised to 0, T raised to 1 equal to L raised to 1, M raised to 0 और T raised to minus 1. Therefore, dimensions of B equal to L raised to 1, M raised to 0, T raised to minus 1 into L raised to 0, M raised to 0, T raised to 1. मैंने क्या किया है? सिर्फ ये इस साइड को लिया है. Therefore, dimensions of B are L raised to base are same, add the powers, L raised to 1, M raised to 0 and T raised to minus 1 plus 1 is nothing but 0. So therefore dimensions of B nothing but only L raised to 1, M raised to 0 and T raised to 0. Simply हम ये कह सकते हैं कि ये B nothing but length. Okay guys, ये इसका फाइनल आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ L raised to 1, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. इसका C का फाइनल आंसर सिर्फ हम T raised to 1 लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. और डायमेंशंस ऑफ A में इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं L raised to 1 और T raised to minus 2. ये दोनों भी करेक्ट आंसर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ओके गाइस, okay guys, our next problem is in a workshop a worker measures the length of steel plate with a vernier caliper having a least count of 0.01 centimeter. ये मैंने एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में कि लिस्ट काउंट क्या होता है. मैंने एक रूलर स्केल का एग्जाम्पल लेके बताया था कि उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं. तो यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर नाम का इंस्ट्रूमेंट आ रहा है. वर्नियर कैलिपर नाम का इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली होता क्या है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको. ओके गाइज, सो ये होता है हमारा वर्नियर कैलिपर. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेन स्केल होता है, यहाँ पे वर्नियर स्केल होता है, यहाँ पे क्लैंपिंग स्क्रू होता है, मूवेबल जॉ होता है, फिक्स जॉ होता है और ये मेजरिंग टिप्स होते हैं. तो बेसिकली ये यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? जहाँ पे प्रिसीजन वाला मेजरमेंट लेना है और हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, उस केस में हम क्या करेंगे? इस वर्नियर कैलिपर को यूज़ करेंगे जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर. फॉर सच मेजरमेंट्स of length yielded the following values. So let us write all these values. L1 equal to 3.11 centimeter, then L2 is equal to 3.13 centimeter, L3 is equal to 3.14 centimeter and L4 is equal to 3.14 centimeter. Find the mean length. What to find? To find mean length, nothing but LM, absolute error, mean absolute error. इसका मतलब डेल्टा L mean, उसके बाद में परसेंटेज एरर in L. Okay, all these things we need to find. What are the given things? These 4 observations are the given thing and we need to find these
mean length, absolute mean error and percentage error in the length. Okay guys, so let us begin to our solution. Okay, in solution very first thing will be mean length. Mean length is nothing but L1 plus L2 plus L3 plus L4 divided by 4. So mean length is equal to 3.11 plus 3.13 plus 3.14 plus 3.14 divided by 4. Let me do it on my calculator. 3.11 plus 3.13 plus 3.14 plus 3.14 divided by 4. Its mean length is 3.13 centimeter. So this is nothing but our first answer, which is what? Mean length. Now let us go for our second thing, that is mean absolute error. So to find out mean absolute error, we must know absolute error in each observation. So absolute error in length 1 is equal to Lm minus L1. What is this? This is what the mod, or nothing but we are going to take only positive value out of it. So what will be this? 3.13 minus 3.11 is nothing but it will be 0.02 centimeter. Okay, so similarly we will find out delta L2. Delta L2 will be Lm, or mean length, minus L2, which is equal to 3.13 minus 3.13 is equal to 0. Similarly delta L3 is equal to Lm minus L2 equal to 3.13 minus 3.13, no, it is 3.14 equal to 0.01 centimeter, because it will be minus, definitely 3.13 minus 3.14 will come minus, but because of this mod we are taking only positive value out of it. And similarly delta L4, or absolute error in fourth observation, is equal to Lm minus L4. यहाँ पे गलती से मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3. Okay, here Lm minus L4 equal to 3.13 minus 3.14. Similarly it will be 0.01 centimeter. So what will be the mean absolute error? Mean absolute error is equal to addition of all the absolute errors divided by number of observations. So delta L1 plus delta L2 plus delta L3 plus delta L4 divided by number of observations are 4. So delta Lm, nothing but mean absolute error, is equal to delta L1 is what? 0.02 plus 0 plus 0.01 plus 0.01. मैंने सिर्फ डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 और L4 की वैल्यूज लिख दी है. यहाँ पे आएगा 4 and let me calculate this fast so that we will not waste our time. 0.02 plus 0 plus 0.01 plus 0.01 equal to divided by 4. It is 0.01 centimeter. So that is what the mean absolute error. That is what our second answer. First answer we already got, that is mean length. Second answer also we got, that is mean absolute error equal to 0.01 centimeter. Let us go to find out last part, that we have to find percentage error in L. Let us write first formula of percentage error. Percentage error is equal to delta Lm, it means mean absolute error, divided by mean length into 100.
So delta LM is what? Let us check. Delta LM was 0.01 and mean length is 3.13. So here 0.01 divided by 3.13 into 100. So percentage error in length is equal to, let me calculate this, 0.01 divided by 3.13 into 100, it is nothing but 0.319%. उसको हम लिख सकते हैं नियरली 0.32%. That is what the answer of percentage error in length. That is our third answer. So I hope guys ki you got idea how to solve this kind of problems. Right guys, so let's go towards our next problem. Next problem is the distance traveled by an object in time t. So time is given, time is equal to 100 seconds and absolute error in time is given, which is plus minus 1 second, and distance is given 5.2 plus minus 0.1. It means distance d is equal to 5.2 meter and absolute error in distance is given, it is plus minus 0.1 meter. So now what we have to find out actually? To find first speed, that is s, and error in speed, that is nothing but delta s upon s. How much? Okay, so guys, first of all we will use the relation between speed, distance and time. What is speed? Speed is equal to distance upon time. So we'll use this formula to find out speed first. So speed is equal to, what is distance? Distance is 5.2 divided by time is 100. So speed is equal to, simply let me write by calculating it, 5.2 divided by 100, it is 0.052 meter per second. So that is our first answer. Now let us go towards our second part, that we need to find error in the speed. So delta s upon s is equal to, you know that in case of division of two physical quantities, what will be the error? Error in outcome of that is nothing but delta d upon d plus delta t upon t. That is nothing but combination of errors in division, and we are always taking maximum value of it. So delta s upon s is equal to delta d is nothing but how much? 0.1 divided by 5.2 plus 1 divided by 100. So let us calculate it. Relative error comes ds upon s, delta s upon s equal to 0.0292. So that is what our second answer. Okay, so what did we find? We did find speed as well as error in the speed. Okay, so simply what we will write? Delta s is equal to plus minus 0.029 meter per second. Okay guys, so that is what our final answer. Right guys, so let's move to our next problem. Next problem is, in the formula for a physical quantity is x equal to a raised to 4 b raised to 3 divided by c raised to 1 upon 3 d raised to 1 half, and if the percentage error in the measurements of a, b, c and d are 2%, 3%, 3% and 4% respectively, calculate percentage error in x. So guys, what are the given things? First of all, this formula is given. What is that formula? X is equal to a raised to 4 b raised to 3 divided by c raised to 1 upon 3 and d raised to 1 half, and percentage error in the measurements of a, b, c and d are 2, 3, 3 and 4% respectively. So we have to find out percentage error in x.
relative error in this x is equal to 4 into relative error in A plus 3 into relative error in B plus 1 upon 3 into relative error in this C plus 1/2 into this relative error in D. Okay, so that is what the generalized formula. We have just applied that formula over here. So let us check what does it come. And given things are percentage error, it means what? We have to multiply delta x upon x into 100. So this will give us percentage error in x. Similarly, we have to do same thing. If we multiply whole this bracket by 100, then what will be the outcome of it? 4 into percentage error in A plus 3 into percentage error in B plus 1/3 into percentage error in C plus 1/2 into percentage error in D. Okay guys, so percentage error in x is equal to 4 into what is the percentage error in A is given? Percentage error in A is 2%. So 2 plus 3 into what is percentage error in B is given? Percentage error in B is given as 3%. So 3 plus 1 upon 3 into what is percentage error in C is given? Percentage error in C is 3%. So 3 again, and plus what is percentage error in D is given? Percentage error in D is 4. So of course here 1/2 into 4 will come. So now percentage error in x is equal to what it will come? 4 into 2 is 8 plus 9 plus 1/3 into 3 is 1 plus 1/2 into 4 is 2. So percentage error in x is equal to 8 plus 9 is 17 plus 3 is 20%. So that is what our final answer. You can conclude one thing over here with this. If there are errors in the physical quantities, we are going to add or subtract or doing product or division of them, then there is more error in the outcome. Okay, because you could see that 2%, 3%, 3% and 4% were the errors in the physical quantities which we are going to divide and multiply together with their powers, but the error in the outcome is 20%, which is so big comparative to all these physical quantities given. Okay guys, so this is our 9th problem. What are the given things? Let's write with reading it. A is not necessary. If the length of cylinder is L equal to 4.00 plus minus 0.001 centimeter, radius R equal to 0.0250 plus minus 0.001 centimeter, and mass is equal to 6.25 plus minus 0.01 gram, calculate the percentage error in determination of density. Okay guys, so let me write all the physical quantities given. L is given 4.00 plus minus 0.001 centimeter. It is nothing but L is equal to 4.00 and delta L is equal to plus minus 0.01 centimeter. Next is radius is given 0.0250 and delta R is given
plus minus 0.001 centimeter. I think here 1 0 is remaining, here should be 1 0. And then what is mass? Mass is equal to 6.25 gram. Here radius is also in centimeter, and length is also in centimeter. What is remaining? Remaining is delta m, that is error in absolute error in the mass, which is plus minus 0.01 gram. So now you can see all the units are given in the CGS system of units. So we don't have to convert these units into SI units. Let's keep them in CGS system only. Density is equal to mass upon volume. Okay, what is mass? Mass of the cylinder is given, that is 6.25 with the error plus minus 0.01. but what is the volume of the cylinder? That we need to calculate first. Okay, so as the given shape is cylinder, what is volume of cylinder? Volume of cylinder is equal to pi r square. L is nothing but the volume of cylinder. What will be the error in volume? Delta V upon V, nothing but relative error in volume, equal to 2 into delta R upon R plus delta L upon L. So let us put the values. Relative error in volume is equal to 2 into what is delta R? Value of delta R is 0.001. 2 into 0.001 divided by R is nothing but 0.025 plus what is delta L? Delta L is 0.001 again divided by what is length? Length is 4.0. So let us calculate delta V upon V. Let me calculate it very fast. 2 into 0.001 divided by 0.025 plus 0.001 divided by 4, which is equal to 0.08025. Okay, so that is what relative error in volume. Let's say it is equation number 1. Symbol of density is rho. Error in calculation of density is equal to mass upon volume is nothing but delta m upon m plus delta v upon v. Okay guys, so delta m upon m, we need to put the values. What is delta m? It is 0.01 divided by what is mass? 6.25 plus delta v upon v, we found out over here from equation 1, it will be 0.08025 directly. So error in calculation of density is equal to, let me calculate this, 0.01 divided by 6.25 plus 0.08025, it is nothing but 0.08185. So that is what the error in the calculation of density. But the asked thing is percentage error. So percentage error, simply delta rho upon rho into 100 is equal to this into 100 means 8.185 percentage. So that is what percentage error in density. Okay guys, so this is the our final answer. I hope you got it clearly. If you still have any doubts, keep me asking in the comment section below. I will be trying to answer maximum of your questions. Let me take you to our next problem. Our next problem is the diameter of the sphere is 2.14 centimeter. Calculate the volume of the sphere to the correct number of significant figures.
Okay, so here we need to apply concept of significant figures. Let us write first given things. Given, what are the given things? Diameter of the sphere is given, which is 2.14 centimeter. Radius will be 1.07 centimeter. And what we have to calculate? We have to calculate the volume of the sphere to the correct number of significant figures. Okay guys, so first of all, what is formula for volume of sphere? Volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. So let us find it out. 4 by 3 into pi into r cube is nothing but 1.07 raised to 3. So 4 by 3. Let me calculate this. Actually you need to use log table for calculation of this, because cube of 1.07 it is not easy to find out directly, so you need to use log table. And I am again telling you, if you are having any problems with using log tables, tan, sine, cos tables, then please comment me in the comment section below. I will be taking one lecture on it, so that I can clear all the concepts regarding log table and how to read the values of sine, cos, tan along with their inverses. Okay, so let me write value of it. The value is 5.1314. This is what the volume of the sphere. But over here we need to apply concept of significant figures. What is the given physical quantity? Given physical quantity is radius, and which is having only 3 significant figures. So of course our volume will also only 3 significant figures. So Vs is equal to 5.13 only. It means it will have only 3 significant figures. So that is what our final answer with correct number of significant figures. So I hope guys you understood all these problems, and once again let me tell you, if you have any doubt in problem section as well as in theory section, please comment me in the comment section below. I will be trying to give answer to most of the questions you are going to ask me. And if you found this lecture series useful, please don't forget to subscribe our channel, and I will see you in the next lecture.